मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आरपीजीसी गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। जैसा कि विदित है, कोविड-19 के तहत हम आजकल ऑनलाइन क्लासें ही डिलीवर कर रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड विश्व का इतिहास के अंतर्गत अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर यूरोपीय बस्तियां निर्मित होने लगी, जिनमें रहने वाले 90% लोग अंग्रेज थे तथा 10% लोग डच है, जर्मन है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, ये थे। 1775 तक अमेरिका में 13 उपनिवेश बसाए जा चुके थे। अमेरिका में सबसे पहले जो अंग्रेज बस्ती बसी थी वो 1607 में जेम्स टाउन में स्थापित की गई थी। अब चर्चा करेंगे क्रांति के कारण। ये आशा कभी नहीं की जा सकती है कि अमेरिका उपनिवेशवाद सदैव ही इंग्लैंड के अधीन रहेंगे, परंतु 1776 में तथा इससे पूर्व ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे क्रांति को जन्म दिया। वास्तव में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मुख्यतः इंग्लैंड और उनके उपनिवेशों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष था। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वच्छंदता, व्यवहार में स्वतंत्रता तथा अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विद्रोह था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई 1776 ईस्वी से प्रारंभ माना गया है। अब इस स्वतंत्रता जो संग्राम है उसका कारण है, उसमें पहला कारण हम ढूंढते हैं इंग्लैंड सरकार का नगण्य हस्तक्षेप। अमेरिकी स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख कारण यह था कि इंग्लैंड ने प्रारंभ से ही इन उपनिवेशों के स्वशासन पर अंकुश लगाने या हस्तक्षेप करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, और इसके भी कुछ कारण रहे हैं, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही है इंग्लैंड की जिनकी वजह से वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकी। पहला था कि 17वीं सदी 1688 ईस्वी तक लगभग 85 वर्षों तक राजतंत्र और संसद में संघर्ष चलता रहा। दोनों संस्थाओं के समर्थकों के बीच एक गृह युद्ध की स्थिति बनी रही थी। अतः इतने लंबे समय तक इंग्लैंड में राजनीतिज्ञों का इन उपनिवेशों के विषय में विचार करने को समय ही नहीं मिला। यानी वो तो अपने ही राज व्यवस्था में फंसे रहे कि देश में संसदीय शासन होगा या राजा का, तो इसका ही संघर्ष में वो फंसे रहे। अतः इतने लंबे समय तक इंग्लैंड के राजनीतिकों को समय ही नहीं मिला इन उपनिवेशों के बारे में सोचने का। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में तक ये उपनिवेश इतने विकसित हो गए थे कि इन पर अब अंकुश लगाना संभव नहीं था। यानी वो अब तक अपने व्यवस्थाएं इस रूप से वो व्यवस्थित कर चुके थे कि अब उन पर इंग्लैंड के द्वारा किसी प्रकार का अंकुश लगाना एक बहुत कठिन कार्य था। 18वीं सदी के मध्य तक इंग्लैंड के उपनिवेशों में केवल व्यापार करने तक ही सीमित था। उनके प्रशासन में इंग्लैंड की कोई रुचि नहीं थी, और जब इनमें सरकार इंग्लैंड ने हस्तक्षेप करना शुरू किया तो उसका विरोध शुरू हो गया। तो इसलिए पहला कारण ये रहा है कि इस प्रारंभिक काल में इंग्लैंड सरकार का इन उपनिवेशों में हस्तक्षेप नहीं रहा, और बाद में जब हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो वो उनके खिलाफ हो गए। नंबर 2,
उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। दूसरा कारण है, अमेरिका के उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोग इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था, और इसका भी कुछ कारण रहे हैं। कई लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे, यानी वो इंग्लैंड से आए हैं, उनकी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह से इस स्थान पर आकर बसे हैं। इनमें इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति नहीं थी, इसलिए जब ऐसी परिस्थिति थी तो वो उनके साथ किसी प्रकार का ऐसा उनके प्रति सहानुभूति उनके पास नहीं थी। अंग्रेज़ों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के जो लोग थे वो इन उपनिवेशों में आकर बसे थे। इन लोगों से इंग्लैंड के लिए किसी हमदर्दी की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका इंग्लैंड से कोई इस प्रकार का लगाव पहले नहीं था। अपराधी लोगों को दंड भोगने की बजाय इन उपनिवेशों में बसने के लिए भेज दिया था। ऐसे में इन लोगों की संतानों से इंग्लैंड के प्रति प्रेम की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके तो ये दिमाग में थी बात कि हमें उस देश से एक तरह से अपराधी के रूप में हमें सज़ा भोगने के लिए यहाँ भेजा है, और अब वो यहाँ बस गए तो अब उनमें इंग्लैंड के प्रति वो प्रेम सम्मान नहीं था। अंग्रेज़ों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी थे। धार्मिक भिन्नता के कारण इंग्लैंड के प्रति प्रेम का भाव नहीं था। इन उपनिवेशों में समानता की भावना अत्यंत प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्गभेद बना हुआ था और समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। इंग्लैंड के प्रति लगाव नहीं में इस चारित्रिक भिन्नता का भी योगदान रहा है। यानी ये जो उपनिवेश है इनमें जो सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भिन्नता, ये इंग्लैंड की अपेक्षा कम थी। इंग्लैंड में आज भी जो उच्च वर्ग था उन्हीं का ज़्यादा प्रभाव था, नीचे वाले तबका था उसी का कोई अधिकार नहीं थे, उनके शोषण हो रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि इस उपनिवेशों में समानता ज़्यादा थी और इस प्रकार के विभेद नहीं थे। तो अतः ऐसे एक स्वतंत्र वातावरण में जो बस्तियां बस गई, वो अब उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो इंग्लैंड से अच्छी है, और वो अब अपनी इन व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए उनमें इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष इस प्रकार का लगाव नहीं रहा। बौद्धिक चेतना। अमेरिकी उपनिवेशों में जीवन के स्थायित्व के साथ बौद्धिक चेतना का भी विकास हुआ। बौद्धिक चेतना के विकास से शिक्षा, पत्रकारिता एवं विचारकों में विशेष योगदान दिया। इसमें 1636 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हो गई। यानी 1636 में ही हार्वर्ड कॉलेज खुल गया, जो आज दुनिया का एक प्रतिष्ठित माना हुआ हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। इसी तरह से 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। तो 17वीं शताब्दी में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े संस्थान बन गए और उनसे शिक्षाएं लोग ग्रहण कर रहे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की, जो बाद में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। इसी तरह से 1704 ईस्वी में बोस्टन में एक पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और जिसका नाम था बोस्टन न्यूज़ लेटर। यह बहुत ही निर्भीक और स्वतंत्रता के प्रारंभ तक प्रकाशित हुआ।
यानी जो बोस्टन न्यूज लेटर था वो किसी का पक्षधर नहीं था। उसने अपने समाचार पत्र में उन्हीं बातों को ज़्यादा प्रकाशित की जो एक तरह से समाज में घटनाएं घटित हो रही थी, उनका निष्पक्ष उनका लेखन करना, और समाज में जो उस समय की जो परेशानियां थी, उस समय की जो बुराई थी, उस तरह लोगों को जो कठिनाई आ रही थी, उन चीज़ों को भी समय समय पर ये प्रकाशन करता रहा। तो इसीलिए जो बोस्टन न्यूज़ लेटर था वो देश में और समाज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोग उसके प्रति विश्वास रखने लगे उनकी खबरों पर, और वो एक समाज का एक दर्पण बन गया। 1719 में ही अमेरिकन मरकरी तथा 1725 में न्यूयॉर्क गजट प्रकाशित हुए। अब उस यानी बोस्टन न्यूज़ लेटर के बाद में दूसरे इस प्रकार के पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लग गई। अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना के बाद 100 वर्ष में शिक्षा और पत्रकारिता के द्वारा जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हो गया। यानी अब ये जो उपनिवेश थे जिनमें भिन्न भिन्न देशों से आए हुए लोग थे, अब वो उन देशों को भूल गए। अब उनकी राष्ट्रीयता अमेरिका हो गई, अब वो इस जगह के बाशिंदे हो गए। तो अब वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश और उनकी राष्ट्रीयता मानने वाले लोगों में इस तरह की भावना इनके अंदर अब विकसित हो गई। थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस के माध्यम से अपने देशवासियों के दिलों में देश प्रेम की भावना जागृत की। यानी वही में जो अभी आप बता रहे थे कि अब लोगों में इस देश के प्रति लगाव और जो एक देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वो अब इन लोगों में विकसित हो गई। इससे ये स्पष्ट किया जा सकता है कि अब अमेरिका वासियों को इंग्लैंड से अपने अधिकारों के रक्षार्थ संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। यानी अब ये सोचने लगे कि अब हमें इंग्लैंड से नियंत्रित नहीं होना है और हमें अपने आप को, अपने देश को बिल्कुल अलग उनसे संबंध विच्छेद करके रहने में ज़्यादा लाभ है। बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स आर्टिस्ट, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। ये जो विद्वान थे इन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत ही कार्य किया। और इसमें जैसे थॉमस पेन की जो कृति थी, एक तो राइट्स ऑफ मैन और एक थी कॉमन सेंस, इन दो कृतियों के द्वारा तो और भी ज़्यादा समाज में प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में एक बौद्धिक चेतना का जो माहौल बना, जो एक विकास हुआ, एक जनता में उनका जो प्रसार हुआ और जनता में एक तरह की जो भावना, एक जागृति पैदा हुई, वो इस स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।